हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर होगा और वो पूरा के पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह चंद पंक्तियाँ आप लोगों को समर्पित। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। आप सर उठाकर चलोगे तो लोग कहेंगे अकड़ कर चलता है, सर झुकाकर चलोगे तो लोग कहेंगे इसने कोई अपराध किया है। तो इंसान चले तो चले कैसे भैया, बात समझ में आ रही है। इसलिए लोगों का काम है कहना। यदि आप सफल होना चाहते हो तो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कोई काम छोटा नहीं होता है, राइट। बढ़ते रहिए, बस मेहनत से आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतस्रावी तंत्र पर आधारित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंतस्रावी तंत्र के ऊपर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। और हाँ, पढ़ाने के पहले बता दूं कि विज्ञान एक्सप्रेस में पहले भी हम लोग लगभग 170 वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला चुके हैं और आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं वो अच्छे लगे होंगे क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चालू किए हैं। यहाँ पर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक वाइज, सिलसिलेवार टॉपिक वाइज आपके पास में उपलब्ध होते रहेंगे। ये कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये पार्ट 1 है आज। और पहला क्वेश्चन है शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं, यानी कि इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि भाषा आप लोगों की तरक्की में बाधक ना बने। तो शरीर में तालमेल स्थापित करने वाला तंत्र होता है इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर। इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर, शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं अंतस्रावी तंत्र। क्या एंडोक्राइन सिस्टम अकेला होता है, या तंत्रिका तंत्र भी होता है, नर्वस सिस्टम, या रुधिर परिवहन तंत्र यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या तंत्रिका तंत्र और साथ में अंतस्रावी तंत्र, बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, बॉडी के अंदर बेटा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, राइट, नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण और समन्वय जो होता है, क्या कहा मैंने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर अकेले एंडोक्राइन सिस्टम से नहीं होता है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों से होता है। हमारे बॉडी के जितने भी जो कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होते हैं। तो शरीर में तालमेल स्थापित करने के लिए, विभिन्न भागों के बीच में इंटीग्रेशन डेवलप करने के लिए, तालमेल स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र दोनों काम करते हैं। इसलिए मैं ऑप्ट करूंगा आंसर 4th, बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां वह है जो अपना स्राव सीधा विसर्जित करती है। तो देखो, पहली बात तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, याद रखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो आपको याद रखना है कि वो कैसी होती है, डक्टलेस होती है। डक्टलेस होती है यानी कि नलिका विहीन होती है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपना स्रावन सीधे रक्त में डालती है। जितनी भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपना जो सिक्रीशन है वो किस में डालती है, रक्त में डालती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, हार्मोन कहते हैं। तो बस क्वेश्चन यही था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैन बी डिफाइंड एज दोज ग्लैंड्स विच पोर द सेक्रेशन इन डायरेक्टली इनटू ब्लड, यानी कि रुधिर में डाल देती है। और रुधिर या नलिका में, नलिका का तो सवाल ही नहीं उठता है, ये डक्टलेस होती है, तो ये तो होने से रहा। कट जाने पर, व्हेन दे आर कट,
मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ऐसी ग्लैंड्स होती है वो जब काट दी जाती है तो अपना सिक्रेशन करती है, ऐसा तो हम कभी भी नहीं पढ़ाते हैं, है ना। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो अपना सिक्रेशन पर्टिकुलर ऑर्गन में ही करती है, मतलब अंतस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है अपना स्राव सीधे विशेष अंगों में करती है, ऐसा भी नहीं है। हमेशा याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो अपना स्रावन सीधे ही किस में डालती है, रक्त में डालती है। तो अपना आंसर क्या होगा, रुधिर में, डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड। समझ में आ रहा है। तो अंतस्रावी ग्रंथियाँ अपना स्रावन सीधे ही कहाँ पर विसर्जित करती है, रुधिर में विसर्जित करती है। हार्मोन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज हार्मोन? इंटरनल सिक्रेशन मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या है, इंटरनल सिक्रेशन है विच इज मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वास्तव में हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद हैं जिन्हें प्राय रुधिर में मुक्त किया जाता है। ये बहिर्ग्रंथियों के उत्पाद है भाई, एक्सोक्राइन, राइट। ये क्या है, बहिर्ग्रंथियों के उत्पाद है। बहिर्ग्रंथियों के उत्पादन का मतलब क्या हुआ, बहिर्ग्रंथियों का मतलब क्या हुआ बेटा, बहिर्ग्रंथियों का मतलब होता है, ये देखो इधर, बहिर्ग्रंथियों का मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उत्पाद है। ये क्या, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उत्पाद है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बहिर्ग्रंथियों के उत्पाद है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, राइट। ये तो अंतस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद है। आहार नाल की भित्ति से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इनटू द गट। आहार नाल की भित्ति से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है या ये अकार्बनिक उत्प्रेरक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। तो बेटा अभी के डिस्कशन से इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि हार्मोन जो होते हैं वो हमेशा अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और ये प्राय रुधिर में मुक्त किए जाते हैं। हार्मोन्स आर द इंटरनल सेक्रेशंस मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और सीधे ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा भाई, फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट, हार्मोन होता है शुष्क मात्रा में स्रावित, प्रोड्यूस्ड इन लो क्वांटिटी। यस, हमेशा शुष्क क्वांटिटी में ही स्रावित होता है। सरलता से विश्वनशील होता है, इजीली डिफ्यूजिबल होता है। यस, नॉन एंटीजेनिक होता है। हाँ, नॉन एंटीजेनिक है। ऐसा थोड़ी है भाई कि आप बाहर से किसी हार्मोन को बॉडी के अंदर डालो तो वो एंटीजन की तरह या प्रतिजन की तरह काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। नॉन एंटीजेनिक होता है हार्मोन। तो यस, ये लो अमाउंट में स्रावित होता है, डिफ्यूजिबल होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है, शुष्क मात्रा में स्रावित होता है, सरलता से विषनशील होता है और नॉन एंटीजेनिक होता है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया आंसर, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किसने दिया? WM बेलिस ने दिया, WM बेलिस ने दिया, EH शैली ने दिया, EH स्टार्लिंग ने दिया, EH स्टार्लिंग ने दिया या हैरिस ने दिया। याद रखना बेटा, हार्मोन शब्द को पहले देने वाला, द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग। किसने? स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन टर्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय स्टार्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्मोन के लिए सत्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्मोन के लिए सत्य नहीं होता? स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर हार्मोन्स इज दैट आर नॉट ऑल प्रोटीन्स। ये तो सही स्टेटमेंट है, अपने को तो गलत स्टेटमेंट निकालना है हार्मोन्स के लिए। सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, ये तो सही है। हार्मोन्स तो अलग अलग नेचर के होते हैं, तो वो सही लिख रहा है, आर नॉट ऑल प्रोटीन्स, ये सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते हैं। ऑफकोर्स कोई स्टेरॉइड होते हैं, कोई अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। शुष्क मात्रा में स्रावित होते हैं, आर सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी सही हो गया। अपने को तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, हाँ रिलीज होते हैं। अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, हाँ ये उपापचय को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट एज कैटलिस्ट, क्या कैटलाइसिस की तरह, क्या कैटलिस्ट की तरह, है ना। इनफैक्ट मैं लिखूंगा कैटलिस्ट की तरह। क्या ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं? क्या ये उत्प्रेरक की भांति करते हैं? तो गलत है। एंजाइम, याद रखना, एंजाइम उत्प्रेरक की भांति काम करता है, हार्मोन कभी भी उत्प्रेरक की भांति नहीं काम करता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कैटलिस्ट कौन होता है बेटा? कैटलिस्ट वो होता है विच बूस्ट अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इन इट। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी क्रिया की दर को बिना उसमें प्रयुक्त हुए बढ़ा देते हैं। तो ये तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो नो, गलत है। कैटलिस्ट की तरह तो एंजाइम वर्क करते हैं, कभी भी हार्मोन कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया।
ये जो बता रहे हम कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, कभी भी हार्मोन कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता है। कभी भी एक बात बताओ, कैटलिस्ट की तरह यदि काम कर रहा था तो लास्ट में रिएक्शन के बाद में मिल जाना चाहिए था, लेकिन हार्मोन तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? क्या थायरोक्सिन था, एड्रिनलिन था, सिक्रेटिन था या इंसुलिन था? वेदर इट वाज थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, सिक्रेटिन और इंसुलिन। याद रखना बेटा, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो हार्मोन था, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो हार्मोन था वो सिक्रेटिन था, है ना। पहला खोजा गया यदि कोई हार्मोन था तो वो कौन था? सिक्रेटिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन की क्रिया, और शुक्राणु जनन की क्रिया किस में होती है? मेल के अंदर होती है। और शुक्राणु जनन की क्रिया को क्या FSH नियंत्रित करता है? LTH बोले तो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहला, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को जो कंट्रोल करता है वो FSH है। देखिए, FSH का रोल फीमेल के अंदर भी होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन, लेकिन मेल के अंदर भी FSH का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, स्पर्म के प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो FSH है वो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्थापित करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पहले तो क्या होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड, पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड बेटा। क्या है ये? पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि इट इज़ द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या सिक्रीट करता है? तो देखो, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या वेसोप्रेसिन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन, या वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन दोनों? तो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों। न्यूरोहाइपोफाइसिस केवल सिक्रीट करता है, याद रखना, कभी भी इनका फॉर्मेशन नहीं करता है बेटा, ध्यान से सुनना। इट नेवर सिंथेसाइज, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस कभी भी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन नहीं करता है। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस केवल सेक्रीट करती है, उसको रिलीज करती है, जिसका कि नाम है वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन से कंफ्यूजन मत करना, वेसोप्रेसिन को हम ADHB कहते हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन की प्रकृति होती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन की प्रकृति कैसे होती है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज केमिकली, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज केमिकली, मतलब जितने भी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं? क्या सभी प्रोटीन वाले होते हैं? क्या सभी प्रोटीन होते हैं? क्या सभी स्टेरॉइड होते हैं बेटा? क्या ऑल आर स्टेरॉइड? क्या ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जटिल यौगिक हैं? आर दे द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स? या कुछ हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के तथा कुछ स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, सम स्टेरॉइड नेचर एंड सम प्रोटीन नेचर। तो याद है, एक बात याद रखनी है, हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं बेटा, जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। वो सब कैसे होते हैं? ना तो ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ना ये कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, ये सब कैसे होते हैं बेटा? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ऑल द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकली आर ऑल प्रोटीन्स। तो दोस्तों, आज के इस विज्ञान एक्सप्रेस के टॉपिक में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। ये भाग पहला था। आज के इस प्रथम भाग के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आई हैव डिस्कस्ड सम बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। जैसे जैसे मैं एंडोक्राइन सिस्टम के और भी भाग आप लोगों के लिए लाऊंगा, यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम के और भी भाग लेकर आऊँगा, जिसमें कि हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आसमान से उतर कर क्वेश्चन नहीं आते हैं,
आप और हम जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करते हैं लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग 2022 के लिए नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इनको ज़रूर देखिए, खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि दूसरों को भी लाभान्वित हो। क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए रोज़ाना सुबह 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में एक वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों देखा करो, है ना। इनको आप देखोगे तो आपको लाभ ही मिलेगा, कुछ देना तो है ही नहीं आपको इसमें। तो आपको यदि एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है आपको, तो उसको ज़रूर उठाइए। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।